सभी का नमस्कार है जी और स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन 11th एंड 12th के साइंस के चैनल पे। तो लास्ट लेक्चर में यानी कि सरफेस केमिस्ट्री में एक्चुअली ये लेक्चर जो है वो आना था 2 दिन पहले, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज आ गई थी, कुछ रिकॉर्डिंग करते हुए कुछ प्रॉब्लम आ गई थी आवाज़ में, तो ये 1 दिन और लेट हो गया। और लास्ट हमने फिज़िक्स का जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हम लोगों ने डुअल नेचर के आप कह सकते हैं 1 शॉट किया था। और आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट 3 यानी कि लेक्चर 3 लेके आ रहे हैं। और लेक्चर इसका एक और यानी कि 4 लेक्चर हम लोग इसके लेंगे और चैप्टर को ख़त्म करेंगे। हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री के पहले 2 लेक्चर्स में क्या क्या कर लिया। तो पहला लेक्चर हमारा जो था सरफेस केमिस्ट्री का वो टोटली बेस्ड था कि सरफेस केमिस्ट्री क्या है या एडजॉर्प्शन क्या है। सेकेंड लेक्चर में हमने फिजिकल केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में थोड़ी सी बात की थी और फ्रेंडलिट्स आइसोथर्म यानी कि थ्योरी ऑफ वेकेंट स्पेसेस के बारे में बात की थी। और आज का जो लेक्चर है वो एक बहुत ही अलग टॉपिक के ऊपर है। इस चैप्टर में 3 मेजर टॉपिक्स बच्चों हैं और उसमें से एक यानी कि कैटालिसिस हमारे इस साल के सिलेबस से हटा दिया गया है। तो 2 टॉपिक्स बचते हैं, वैसे 3 थे। पहला टॉपिक हमारे पास एडजॉर्प्शन यानी कि फिजिकल और केमिकल जो हमने पढ़ लिया है। सेकेंड था कैटालिसिस जो कि सिलेबस से डिलीट हो गया, काफ़ी बड़ा पार्ट था वो। और थर्ड टॉपिक है हमारे पास कोलॉइडल स्टेट जिसको आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इस चैप्टर का थर्ड और आखिरी हिस्सा जिसको हमें 2 लेक्चर में करना है, एक लेक्चर 3 और एक लेक्चर 4, शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले कोलॉइड्स होते क्या हैं उनको पढ़ने से पहले एक आपको कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है कि मिक्सचर्स 3 प्रकार के होते हैं जो कि हमने 9th क्लास में पढ़े भी थे। पहले आते हैं हमारे पास ट्रू सॉल्यूशंस। अब ये ट्रू सॉल्यूशंस कौन होते हैं? तो मिक्सचर्स इन विच साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर। अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, जो कि काफ़ी छोटा है, 1 नैनोमीटर से अगर छोटा हो तो उसे हम लोग ट्रू सॉल्यूशंस कहते थे। अगर आपको याद हो तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग सॉल्ट को वाटर में डाल दें तो सॉल्ट पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो 1 नैनोमीटर से भी बहुत छोटे हो जाएंगे। ये होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, इनके पार्टिकल को खुली आंख से देख नहीं सकते, वी कैन नॉट फिल्टर देम। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने 9th में पढ़े थे, लेकिन आज हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि हम कोलॉइड्स पे आ सकें। फिर सस्पेंशंस कौन से होते थे याद होगा, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते थे इन विच साइज ऑफ पार्टिकल जो होता था इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, जिसको 1 माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं। यानी इनमें पार्टिकल का जो साइज है वो 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होता था या 1 माइक्रोमीटर से भी बड़ा होता है। आप सब जानते हैं एग्जाम्पल सस्पेंशन का, सैंड इन वाटर। अगर हम पानी के अंदर सैंड डाल दें तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल होगा बच्चों। सैंड के पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, इससे सस्पेंशन। लेकिन कोलॉइड्स कौन होते थे याद करेंगे तो ये ऐसे मिक्सचर्स होते हैं बच्चों इन विच पार्टिकल साइज इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। इनमें पार्टिकल का जो साइज है बच्चों वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में कहीं पे लाई करता है। यानी ये इनके जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल से तो बड़े हैं लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे, और इन्हीं को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। आपके मन में शायद एक सवाल उठा हो कि कोलॉइडल स्टेट जो कि एक स्टेट है सिर्फ, उसको हम सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ तो हमें वो वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं जो सरफेस पे फिनोमिनाज दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग कोलॉइडल स्टेट के बारे में क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? तो बहुत ही अच्छा वैसे तो ये सवाल होगा अगर आपने सोचा हो, बट इसका जवाब क्या है? जवाब ये है कि कोलॉइडल स्टेट के फॉर्म होने का अभी हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में, या नहीं इसके तो नहीं, अगले लेक्चर में, कि कोलॉइडल स्टेट्स फॉर्म कैसे होते हैं।
तो कोलॉइडल स्टेट के फॉर्म होने का यानी कि बनने का जो कारण है वो सरफेस केमिस्ट्री ही है। वो हम देखेंगे कि सरफेस केमिस्ट्री में ही इनके बनने का, इनके फॉर्म होने का कारण छुपा हुआ है, इसलिए इनको इस चैप्टर में पढ़ा जा रहा है। बट आप ऐसा कह सकते हो कि ट्रू सॉल्यूशन जो कि पार्टिकल्स में जो जिनके पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, वहीं पे सस्पेंशन के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स कहते हैं हम नहीं घुलेंगे, हम नीचे बैठ रहे हैं। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली घुले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रू सॉल्यूशन अपने आप में क्लियर है कि पार्टिकल घुल गए, सस्पेंशन अपने आप में क्लियर है कि नीचे बैठ जाएं। लेकिन कोलॉइड्स में पार्टिकल ना तो पूरी तरह घुलते हैं और ना ही पार्टिकल्स नीचे बैठते हैं। अब पहली बात तो इनका अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो एग्जाम्पल तो बहुत हैं इस चैप्टर में, आप धीरे धीरे बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ोगे। लेकिन अगर मैं अभी एक एग्जाम्पल देना चाहूँ तो आंसर है स्टार्च इन वाटर। वैसे तो ब्लड भी एक कोलॉइड है, क्लाउड्स भी कोलॉइड्स होते हैं, जेमस्टोन्स, बटर, फोम, ये सब कोलॉइड्स हैं। लेकिन स्टार्च इन वाटर, हमने आलू उबाला, उसका जो पानी बच गया वो आलू का जो स्टार्च है वो पानी में रह गया, तो वो कोलॉइड है। अब कोलॉइड के पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटे भी नहीं है कि पूरी तरह घुल जाए, 1000 नैनोमीटर से बड़े भी नहीं है कि नीचे बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं बीच में अटके हुए हैं। इसीलिए कोलॉइडल स्टेट को हम लोग हैंगिंग स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टिकल्स जो हैं वो ना तो ट्रू सॉल्यूशंस की तरह कंप्लीटली नीचे बैठ रहे हैं और ना ही ट्रू सॉल्यूशंस की तरह ना ही वो पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली घुले हुए हैं और ना ही पार्टिकल सस्पेंशन की तरह नीचे बैठते, तो बीच में लटके हुए हैं कहीं ना कहीं ये। इसलिए इस स्टेट को हम लोग क्या भी कहते हैं बच्चों, हैंगिंग स्टेट भी कहते हैं। चलिए ठीक है, अब ये तो हुआ कोलॉइड्स की भाई कोलॉइड्स को कैसे पहचाने। तो कोलॉइड्स कौन, कोलॉइड जिनमें पार्टिकल का साइज 1 से लेके 1000 के बीच में, पार्टिकल्स ना तो घुले हुए ना ही नीचे बैठ रहे हैं, दे आर क्वाइट स्टेबल। सस्पेंशन तो हाईली अनस्टेबल होते हैं, जल्दी से नीचे बैठ जाते हैं, कोलॉइड्स कुछ हद तक स्टेबल होते हैं और इसीलिए इन्हें हैंगिंग स्टेट भी कहा जाता है। चलो ठीक है, अब अगर आगे बात करें तो कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइड। अब यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक बात समझनी है बच्चों, और ये अब आगे के पूरे लेक्चर में ये दोनों टर्म्स इस्तेमाल होंगी। क्या होता है कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइड का मतलब, जैसे कि आपको सबको पता है कि जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उनके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है जिसको हम डिसॉल्व करते हैं और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लो हमने पीछे भी एग्जांपल लिया था कि यहाँ पे हमारे पास हमने सैंड को किस में डिसॉल्व कर दिया, वाटर में, या सॉल्ट को वाटर में। अब सैंड तो डिसॉल्व होगी नहीं, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड यूज नहीं कर सकते। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में अगर बात करें तो सॉल्ट को अगर हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो वो हो गया, तो सॉल्यूट क्या कहलाया जाएगा यहाँ पे, सॉल्ट। और सॉल्वेंट हमारे लिए कौन हो गया, वाटर। जो घुल गया वो है हमारे लिए सॉल्यूट, जिसमें घुला वो हो गया हमारे लिए सॉल्वेंट, ये आप जानते हैं। ऐसे ही कोलॉइड में हम अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे भी पार्टिकल्स जो हैं वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रखे हैं, क्योंकि सॉल्यूट वर्ड उनके लिए जो कंप्लीटली घुल गए, लेकिन ये तो कंप्लीटली घुले हुए नहीं है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड की बजाय क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं डिस्पर्स्ड फेज या फिर डिस्पर्स्ड मीडियम, शॉर्ट में बोले तो डीपी या फिर डीएम। अब डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, तो आप कह सकते हो कंपोनेंट ऑफ कोलॉइड विच is dispersed in the medium। इसका क्या मतलब है आओ जरा समझें, एक एग्जांपल लेंगे, लेकिन पहले डिस्पर्स्ड मीडियम भी समझ ले। पहले तो मीडियम in which particles are dispersed, in which particles are dispersed। अब इसका क्या मतलब है, देखो ऊपर वाले कौन हुए, ऊपर वाले हमारे लिए हुए वो पार्टिकल, डिस्पर्स का मतलब जो फैले हुए हों। यहाँ पे हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं यूज कर सकते, यानी कि घुले हुए हों। यहाँ पे हम वो वर्ड यूज करते हैं कि ये फैले हुए हैं। तो डिस्पर्स्ड फेज कौन हो गया, जो पार्टिकल्स फैले हुए हैं, और डिस्पर्स्ड मीडियम क्या हो गया, जिस मीडियम में वो फैले हुए हैं। एग्जाम्पल अगर मैं दूंगा तो शायद आप समझो, अभी मैंने पीछे आपको एग्जाम्पल दिया स्टार्च का कोलॉइड। अब इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे लिए डिस्पर्स्ड मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज, तो डिस्पर्स्ड फेज
जो घुला हुआ हो, मतलब घूम रहा हो, सॉरी। अब डिस्पर्स्ड फेज कौन घूम रहा है इसके अंदर, तो आंसर है स्टार्च घूम रहा है ना। और डिस्पर्स्ड मीडियम मतलब जिस में घूम रहा हो, तो किस में घूम रहा है भाई डिस्पर्स्ड मीडियम, कौन है यहाँ पे, तो आंसर है वाटर है। तो भाई यहाँ पे कौन है, वाटर है। या जैसे एक और एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, लेट्स से स्मोक। अब स्मोक में क्या होता है भाई, तो भाई डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम, पहली बात तो स्मोक एक कोलॉइड है। अब स्मोक में क्या होता है भैया, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स हवा में घूम रहे होते हैं, तो कहाँ घूम रहे हैं, हवा में। तो मीडियम तो कौन हो गया हमारे लिए, एयर हो गया, है ना भाई। लेकिन कौन घूम रहा है, कार्बन के पार्टिकल्स, इम्प्योरिटीज। अभी हम इनको कार्बन के पार्टिकल्स कह देते हैं, इम्प्योरिटीज भी कह सकते हैं, है ना भाई। बहुत सारी चीजें और भी होती हैं तो स्मोक में, लेकिन ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज मतलब जो घूम रहा हो, डिस्पर्स्ड मीडियम मतलब जिस में घूम रहा हो। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे भी है बच्चों। अब स्टार्च घूम रहा था वाटर में, तो डिस्पर्स्ड फेज कौन हो गया, स्टार्च, और डिस्पर्स्ड मीडियम कौन हो गया हमारे लिए, वाटर। तो हम ऐसे मन में अपने बोल सकते हैं, ऐसे लिखना नहीं है, ऐसे याद करने के लिए कि जो डिस्पर्स्ड मीडियम है वो सॉल्वेंट की तरह है और डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट की तरह है। ऑल्दो ये अलग अलग है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंप्लीटली घुलते हैं और घोलते हैं, यहाँ पे ये घूम रहे हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रखे हैं। ठीक है जी, डन है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स की बात करना शुरू करेंगे, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि डिस्पर्स्ड फेज क्या है और डिस्पर्स्ड मीडियम क्या है ना भाई। अब कोलॉइड्स के अलग अलग प्रकार हैं और सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज, यानी डिस्पर्स्ड फेज का क्या स्टेट है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसके हिसाब से डिस्पर्स्ड मीडियम का क्या स्टेट है, उसके कंपैरिजन करते हुए एक एनसीईआरटी ने एक टेबल दी है हमें, जिनको हमें पढ़ना है। बहुत मुश्किल नहीं है, कई बच्चे इतनी बड़ी टेबल देख के घबरा जाते हैं, बट बहुत आसान है। अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्स मीडियम भी सॉलिड है, जैसे कि जेम स्टोन्स होते हैं जिसमें हम कांच के अंदर अलग अलग सॉलिड कलर की डाई मिक्स करते हैं, इसको बोल देंगे सॉलिड सोल। सोल इज फॉर कोलॉइड्स, है ना, कोलॉइड्स को हम सोल भी कहते हैं। तो अगर दोनों सॉलिड हैं इसको बोल देंगे सॉलिड सोल, जेमस्टोन एग्जांपल है। अगर हमारे पास कोई सॉलिड घूम रहा है किसमें, लिक्विड के अंदर, लिक्विड अगर मीडियम है और उसके अंदर कोई सॉलिड घूम रहा है, इसको सिर्फ सोल कह देते हैं, जैसे पेंट्स हो गया या फिर सेल के हमारे पास फ्लूइड्स हो गए जैसे कि साइटोप्लाज्म एंड ऑल। ऐसे अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेज क्या हो, सॉलिड, लेकिन वो गैस में घूम रहा हो, इसको एरोसोल बोल देंगे। अभी मैंने आपको स्मोक एग्जांपल दिया। ऐसे लिक्विड सॉलिड में घूम रहा हो, लिक्विड लिक्विड में घूम रहा हो, इसको बोलेंगे इमल्शन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो इंडिविजुअली पढ़ाई भी पढ़नी है हमें इस चैप्टर के अंदर। लिक्विड में लिक्विड घूम रहा हो, जैसे मिल्क में ऑयल वाटर के अंदर घूम रहा होता है, हेयर क्रीम हो गई। ऐसे ही बच्चों लिक्विड घूम रहा हो गैस में, इसको भी एरोसोल कहते हैं, इसको भी एरोसोल कहते हैं। ऐसे ही गैस घूम रही हो सॉलिड में या सॉलिड हो सॉलिड में, इसको भी सॉलिड सोल, इसको भी सॉलिड सोल कहते हैं। और अगर गैस घूम रही हो लिक्विड में, इनको फोम कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दे रखे है ना। ये लेदर, ये वाला लेदर नहीं है, ये गलत है, यहाँ पे इसको होना चाहिए सोप लेदर, यानी कि साबुन की बनी हुई झाग जो है उसका यहाँ पे मतलब था। ये सोप और लेदर अलग अलग टाइप कर दिया गलती से उसने, लेकिन ये सोप और लेदर होगा। गैस, जब सोप का झाग जो होती है उसमें क्या होता है, लिक्विड में हवा एंटर कर जाती है, जिसको फोम भी कहते हैं हम लोग। ठीक है जी, चलिए एग्जाम में इसके ऊपर कैसे सवाल आ सकते हैं, आपसे पूछ लेंगे 1 मार्क में कि बताओ अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्स्ड मीडियम गैस है तो उसे क्या कहेंगे, डिस्पर्स्ड मीडियम ये है, डिस्पर्स्ड फेज ये है, तो उसे क्या कहेंगे। या कभी कभार उल्टा ही पूछते हैं कि भाई बताओ अगर कोई इमल्शन है तो उसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम की स्टेट क्या होती है, और एक एक एग्जाम्पल दे दो। मतलब इस टेबल से 1 नंबर में कोई क्वेश्चन आ सकता है, आया भी हुआ है काफी बार। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट का पॉइंट आ रहा है हमारे पास, वो कह रहा है कि गैस कभी भी गैस में एक कोलॉइड नहीं फॉर्म कर सकती। आप पीछे अगर जाके एक बार इनके एग्जांपल्स दोबारा देखें या इनके डिवीजन दोबारा देखें, तो गैस में हमने सॉलिड, सॉलिड में हमने गैस, लिक्विड, लिक्विड, सॉलिड, सॉलिड, सारे पेयर्स ले लिए, लेकिन गैस गैस का पेयर नहीं लिया। और इस चैप्टर की फर्स्ट लेक्चर में ही हमने बात की थी कि गैस और गैस कभी भी सरफेस केमिस्ट्री में नहीं आएंगे, या यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि एक गैस कभी भी दूसरे गैस में कोलॉइड नहीं बना सकती, क्योंकि गैस हमेशा होमोजीनियसली एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं। तो एक गैस दूसरे गैस में हमेशा कंप्लीटली मिक्स हो जाएगी,
यानी ट्रू सॉल्यूशन बनाएगी, कोलॉइड नहीं बना सकती। तो गैस का कोई कोलॉइड नहीं होता है। चलिए, अब यहाँ पे हमने जो ये टेबल पढ़ी थी, ये हमने पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम की क्या स्टेट है, उनकी स्टेट के हिसाब से हमने बात की। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम के बीच में क्या इंटरैक्शन है। मतलब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं या रिपेल होते हैं। मतलब उनमें कितना अट्रैक्शन है, कितनी स्टेबिलिटी है, या कोई अट्रैक्शन नहीं है, या बहुत वीक अट्रैक्शन है, या बल्कि रिपल्शन है। उसके बेसिस पे अगर बात करें तो दो प्रकार के हमारे पास कोलॉइड्स आ जाते हैं। लायोफोबिक कोलॉइड आ जाता है और लायोफिलिक आ जाता है। अब अगर आप देखें तो इनके नाम में ही छुपा हुआ है, इनके नाम में ही कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। आओ देखें, समझाता हूं। लायो का मतलब होता है लिक्विड और फिलिक का मतलब होता है एक प्रकार से लविंग। तो ये ऐसे सोल हो गए, ऐसे कोलॉइड्स हो गए जो कि लिक्विड लविंग है। मतलब इनमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम में अट्रैक्शन है काफी अच्छा। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग बात करें तो लायो का मतलब तो लिक्विड ही है, लेकिन फोबिक का मतलब शायद आपको पता हो, फोबिया। फोबिक का मतलब होता है नो अट्रैक्शन, या फिर रिपल्शन कह लो, या फिर हेट कह लो, है ना, एक ही बात है। तो भाई यहाँ पे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम में या तो कोई अट्रैक्शन नहीं है, या फिर बल्कि इनमें रिपल्शन है, वो एक दूसरे से बल्कि नफरत करते हैं। तो इसी प्रकार से दो कोलाइड बनते हैं। अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम में अट्रैक्शन है उसको बोलेंगे लायोफिलिक, और अगर अट्रैक्शन नहीं है, दोनों एक दूसरे में नहीं ढंग से घुल रहे, जबरदस्ती उन्हें घुलना पड़ रहा है, उसे बोलेंगे लायोफोबिक। और इसी से आप समझ सकते हैं कि लायोफिलिक वाले स्टेबल होंगे क्योंकि इनमें अट्रैक्शन है, और लायोफोबिक में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम में अट्रैक्शन नहीं है या बल्कि रिपल्शन है, तो ये बहुत ही कम स्टेबिलिटी वाले होते हैं। ये रिवर्सिबल है। अब आप सोचो, अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम में अट्रैक्शन है और ये किसी भी कारण से अलग हो भी गए तो उनको दोबारा से मिक्स किया जा सकता है क्योंकि उनमें अट्रैक्शन है। इट इज जस्ट लाइक एक लोहे के टुकड़े से चुंबक ने एक लोहे के टुकड़े को अट्रैक्ट किया हुआ था, आपने उन्हें दूर कर दिया फोर्स लगा के। अब अगर वो फिर वापस आए तो फिर चिपक जाएंगे क्योंकि उनमें अट्रैक्शन है। लेकिन लायोफोबिक सोल्स इरिवर्सिबल होते हैं। अगर ये एक बार अलग हो गए, देखो हमने इनको बहुत मुश्किल से बिठाया था, अब कैसे बिठाएंगे इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। इनके अंदर हम कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट्स डालेंगे जो इनको जबरदस्ती साथ बिठाएंगे, वो बात की बात होगी। लेकिन अगर हमने इनको एक दूसरे के साथ बिठा दिया, ये स्टेबल हो भी गए मान लेते हैं, मतलब स्टेबल तो नहीं, एक दूसरे के साथ बैठ के कोलॉइड फॉर्म कर भी लिया मान लेते हैं, और अगर ये अलग हो गए, अब अगर ये एक बार अलग हो गए तो फिर वापस से इनको लाना काफी डिफिकल्ट है। इरिवर्सिबल का मतलब है इजीली रिवर्सिबल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि वापस आ ही नहीं सकते, इजीली रिवर्सिबल नहीं है क्योंकि इनमें अट्रैक्शन नहीं है, और इनको स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट्स डालने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ तो भाई साहब उल्टा ये इतने अनस्टेबल हैं कि इनको स्टेबलाइज करने के लिए हमें इसके अंदर क्या डालने पड़ते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट। लेकिन वहीं पे ये तो बल्कि लायोफोबिक सोल्स को स्टेबलाइज करते हैं। ये इतने स्टेबल हैं कि अगर इनको लायोफोबिक सोल के अंदर डाल दें तो ये उनको भी स्टेबलाइज कर देते हैं। इसको ऐसे समझे। इसीलिए पहली बात तो इनको प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं लायोफोबिक के लिए। सोचो इस कमरे में बहुत सारे लायोफोबिक सोल्स के पार्टिकल्स हैं जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम में एक दूसरे में रिपल्शन है या अट्रैक्शन नहीं है। अब अगर उसके अंदर हम लोगों ने लायोफिलिक सोल डाल दिया, ऐसे सोचो हमने उसके अंदर लायोफिलिक, तो लायोफिलिक सोल्स में एक दूसरे में काफी ज्यादा अट्रैक्शन होता है, और अगर अट्रैक्शन होता है तो पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास आएंगे, और उन पार्टिकल्स के बीच में लायोफोबिक सोल्स के पार्टिकल्स फंस जाएंगे, आ जाएंगे, जिसका कारणवश क्या होगा बच्चों, लायोफोबिक सोल भी स्टेबलाइज हो जाएगी, है ना। बीच में लायोफोबिक सोल के पार्टिकल थे, रिपल्शन था या अट्रैक्शन नहीं था, आसपास बहुत सारे लायोफिलिक सोल्स आ गए जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। उस चक्कर में बीच में बैठे हुए पार्टिकल लायोफोबिक के वो भी एक दूसरे के पास आ गए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लायोफिलिक सोल ने लायोफोबिक सोल को स्टेबलाइज कर दिया। तो इसीलिए ये लायोफोबिक सोल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, और इसीलिए लायोफिलिक सोल्स को प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स भी कहा जाता है।
इन लोगों को प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, स्टार्च इन वाटर काफ़ी स्टेबल होता है, लेकिन मिल्क जिसमें ऑयल वाटर में घूम रहा होता है ये काफ़ी क्या होता है, अनस्टेबल होता है। आप सबको पता है मिल्क थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, हीट कर दो, नींबू डाल दो, बहुत जल्दी इसमें लायोफोबिक कोलॉइड्स में जो डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्स मीडियम में बहुत जल्दी खराब हो जाता है। और इसीलिए अगर आपको लायोफोबिक सोल को स्टेबलाइज करना है, दूध को स्टेबलाइज करना है लंबे समय तक, तो उसमें स्टेबलाइजिंग एजेंट्स डालने पड़ते हैं जो टेट्रा पैक वाले मिल्क में होते भी हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड मीडियम के बेसिस पे अगर बात करें तो लायोफोबिक सोल और लायोफिलिक सोल तो अट्रैक्शन के बेसिस पे थे, फिर हमने पीछे टेबल पढ़ी स्टेट्स के बेसिस पे थे, लेकिन यहाँ पे आ रहे हैं डिस्पर्स्ड मीडियम के बेसिस पे, मतलब सिर्फ डिस्पर्स्ड मीडियम के बेसिस पे उस कोलॉइड को हम लोग क्या नाम देंगे या कैसे डिवीजन देंगे। बहुत आसान है, अगर हमारा डिस्पर्स्ड मीडियम वाटर है यानी कि पानी है, तो ऐसे कोलॉइड को हम लोग बोल देते हैं या तो एक्वासोल या फिर इसे हाइड्रोसोल भी कह सकते हैं। दोनों ही एक्वा और हाइड्रो मतलब यहाँ पे वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड, अगर हमारा डिस्पर्स्ड मीडियम अल्कोहल है तो ऐसे को बोल देंगे हम लोग एल्कोसोल। अगर हमारा डिस्पर्स्ड मीडियम अल्कोहल है, ऐसे कोलॉइड को हम लोग बोल देंगे एल्कोसोल। और बच्चों बिल्कुल ऐसे ही अगर हमारा डिस्पर्स्ड मीडियम बेंजीन है तो इसको हम लोग कह देंगे बेंजोसोल। और अगर हमारा डिस्पर्स्ड मीडियम कोई भी एयर है मतलब कि गैस है, एयर है, तो उसको हम लोग बोल देंगे एरोसोल। यानी कि डिस्पर्स्ड मीडियम के बिहाफ पे हम कोलॉइड को क्या नाम देंगे वो ये है। जो पीछे वाला टेबल था ये डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम की स्टेट के ऊपर था, यहाँ पे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के अट्रैक्शन के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्पर्स्ड मीडियम कौन सा है उसके बिहाफ पे हमने इनको ये नाम दिए, क्योंकि ज़्यादातर कोलॉइड्स हम इन्हीं डिस्पर्स्ड मीडियम में बनाते हैं तो इनको नाम स्पेशल दे दी। अच्छा, कुछ भी डालें हम, यानी वाटर में हमने किसी का भी कोलॉइड बनाया हुआ हो, जैसे कि आप कह सकते हो कि ये भी एक प्रकार से हाइड्रोसोल है, एक्वासोल है, क्योंकि इसमें ऑयल वाटर में है, और ये भी एक एक्वासोल है क्योंकि इसमें स्टार्च वाटर में है। तो अगर डिस्पर्स मीडियम हमारा वाटर है तो उसको हम कुल मिला के क्या बोल सकते हैं, एक्वासोल या हाइड्रोसोल बोल सकते हैं। डन है जी, ठीक है। अब आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। जो डिस्पर्स्ड फेज है उनके पार्टिकल का साइज क्या है, उसके हिसाब से हमने 3 प्रकार के कोलॉइड्स बनाए हैं, मल्टीमॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर और एसोसिएटिव कोलॉइड्स। इनको एक बार ही समझते हैं बच्चों, बहुत ध्यान सुनना है इनको पढ़ने से पहले। कोलॉइड्स कौन है जिनमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। सिंपल है, अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से नीचे चला गया तो फिर वो क्या बन जाएंगे, याद करो, तो फिर वो बन जाएंगे ट्रू सॉल्यूशन। अगर 1000 से ऊपर चला गया तो वो बन जाएंगे सस्पेंशन। हमें 1 से लेकर 1000 के बीच में पार्टिकल चाहिए। अब मल्टीमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स में क्या होता है, एक अकेला पार्टिकल जो होता है उसका जो साइज होता है वो छोटा होता है 1 नैनोमीटर से भी। तो अकेला पार्टिकल तो कोलॉइड नहीं होता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स जब एक दूसरे के साथ मिलना शुरू हो जाते हैं तो धीरे 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 ये बड़े होते रहते हैं, और ये जो एक पार्टिकल इनके बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है, इसका जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से बड़ा। एंड ऑब्वियस सी बात है 1000 से छोटे की अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा हो जाता है। ऐसे कोलॉइड जिनमें अकेले पार्टिकल का साइज तो बहुत छोटा था, वो अगर अकेला बैठा रहता तो वो क्या रहता, ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन उनके बहुत सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ एग्रीगेट होना शुरू हुए, इकट्ठा होना शुरू हुए, और वो कौन सी रेंज में आ गए, कोलॉइड रेंज में आ गए, उससे हम बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। जैसे कि बहुत सारे ऐसे कोलॉइड्स हैं, फॉर एन एग्जांपल क्लाउड, डस्ट पार्टिकल है,
उसके आसपास वाटर ड्रॉपलेट्स चिपकना शुरू हो जाते हैं। धीरे 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 वो एक इतने सारे पानी के मॉलिक्यूल्स को चिपका लेता है अपने साथ कि वो कोलॉइडल रेंज में आ जाते हैं और फिर क्लाउड फॉर्म हो जाते हैं। यानी मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स में अकेले साइज जो है पार्टिकल का वो काफी छोटा है, मतलब कि वो पार्टिकल का साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से छोटा है। लेकिन एक पार्टिकल जिसका साइज छोटा है, वो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल अगर मिल गए तो वो 1 से लेकर 1000 के बीच में आ जाते हैं और कोलॉइड फॉर्म करते हैं। तो अकेला पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर, बहुत सारे पार्टिकल एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हुए और फिर वो कोलॉइडल रेंज में आ गए। ठीक है जी, इसको बोलेंगे हम मल्टी मॉलिक्यूलर। फिर आएगा मैक्रोमोलिक्यूलर। शायद आप नाम से समझ गए हो कि मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स कौन से कोलॉइड्स हैं जिनमें अकेले पार्टिकल का साइज ही 1 से लेके 1000 के बीच में है। अब आप सोच रहे होगे अकेला पार्टिकल का साइज 1 से लेके 1000 के बीच में कैसे आ सकता है, क्योंकि ये तो भाई साहब बहुत बड़ा साइज होता है। पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा और 1000 से छोटा, लेकिन अकेले मॉलिक्यूल का साइज इतना बड़ा तो नहीं होता कि वो 1000 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर के बीच में आ जाए। तो इसीलिए मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स कोई आम सब्सटेंसेस से नहीं बनते, ये बनते हैं पॉलीमर्स से। पॉलीमर्स से ये लोग बनेंगे बच्चों। पॉलीमर्स जैसे कि स्टार्च हो गया, जैसे कि कोई और प्लास्टिक हो गया, सेलुलोस हो गया, कोई भी और पॉलीमर्स से ये फॉर्म होंगे। यानी ये नॉर्मल मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये बनेंगे पॉलीमर्स से। क्योंकि बेटा जो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे आयोडीन, नमक, शुगर का एक ये अकेले अकेले पार्टिकल्स इतने बड़े नहीं हो सकते हैं, इनको एग्रीगेट ही होना पड़ता है और तब जाके कोलॉइडल रेंज में आता है। लेकिन वहीं पे अगर हम स्टार्च की बात करें, सेलुलोस की बात करें, ये प्रोटीन्स की बात करें, है ना, एग्जाम्पल में लिखा भी होगा मेरे हिसाब से, प्रोटीन्स लिखा हुआ है, स्टार्च लिखा हुआ है, सेलुलोस लिखा हुआ है, ये सब मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। अगर आपके पास बायोलॉजी है या आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा होगा तो हमने वहां पढ़ा हुआ है कि इनमें पार्टिकल जो हैं प्रोटीन में एमिनो एसिड की लंबी लंबी चेन बना देते हैं। सेलुलोस हमारे सिलेबस से चला गया था, लेकिन ये भी कार्बोहाइड्रेट्स की लंबी लंबी चेन से बनते हैं। सेम फॉर स्टार्च। तो ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको एग्रीगेट होने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही बहुत बड़े हैं और इन्हें हम लोग कौन से कोलॉइड्स कह देते हैं, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स, क्योंकि इनमें अकेला पार्टिकल खुद ही 1 नैनोमीटर से बड़ा है। ठीक है जी, और आप समझ सकते हैं कि किसके कोलॉइड ज्यादा स्टेबल होंगे, मल्टी या मैक्रो। तो आंसर है मैक्रो, क्योंकि इसमें अकेला पार्टिकल है, टूटने का खतरा नहीं है। लेकिन मल्टी में पार्टिकल्स एग्रीगेट हो रखे हैं, कभी भी उन्हें वापस से ब्रेक डाउन किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद इन्हीं के जैसा एक कोलॉइड आ रहा है, एसोसिएटिव कोलॉइड। देखो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स कौन, अकेले पार्टिकल का साइज छोटा इकट्ठा हुए। मैक्रो में अकेले पार्टिकल का साइज ही काफी बड़ा है। अब अगर मैं आपको बोलूं एसोसिएटिव कोलॉइड्स क्या है, तो ऐसे कोलॉइड्स जिनमें पार्टिकल का साइज अगेन 1 नैनोमीटर से छोटा है, लेकिन पार्टिकल्स इकट्ठा होते हैं और 1000 नैनोमीटर के रेंज में आ जाते हैं, 1 से लेकर 1000 के रेंज में आ जाते हैं। तो आप कहोगे सर ये तो मल्टी मॉलिक्यूलर की डेफिनेशन ही आप दे रहे हो, ये परिभाषा, ये डेफिनेशन तो आप मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स की दे रहे हो। तो आंसर है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स और एसोसिएटिव कोलॉइड्स में ये बात कॉमन है कि दोनों में पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। पार्टिकल्स एग्रीगेट होते हैं, इकट्ठे होते हैं और कोलॉइडल रेंज में आते हैं। लेकिन फर्क क्या है, एसोसिएटिव कोलॉइड्स एक सर्टेन कंसंट्रेशन तक जब तक पार्टिकल नहीं पहुंच जाते तब तक वो इकट्ठा नहीं होते। जैसे ही सर्टेन कंसंट्रेशन पे पहुंचते हैं पार्टिकल एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन मल्टी मॉलिक्यूलर में ऐसा नहीं होता, पार्टिकल्स आते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं। इट इज जस्ट लाइक फॉर एन एग्जांपल, मान लो मैं 2 प्रकार से बैच चलाऊं ऑफलाइन हमारे। पहला बैच जिसमें मैं बोलूं यार कि भाई जब तक क्लास के अंदर 20 बच्चे नहीं आ जाएंगे, ऑल्दो सिटिंग हमारे यहाँ 40 की है मान लो, और मैंने कहा जब तक 20 बच्चे नहीं आएंगे तब तक मैं अपना बैच शुरू नहीं करूंगा। तो ये हो गया एसोसिएटिव कोलॉइड का एग्जांपल। जैसे मेरे पास 20 फॉर्म्स आ गए, रजिस्ट्रेशन आ गई, मैंने सबको कॉल किया, बच्चे अगले दिन आ गए, हमने बैच शुरू कर दिया। एक तो ये हुआ, ये एसोसिएटिव कोलॉइड का एग्जांपल है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि पहला बच्चा आया, मैंने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर दूसरा आया, हमने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया,
और धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे आते हैं कि हम पढ़ाते हैं और बैच बन गया। ये मल्टी मॉलिक्यूलर का एग्जाम्पल है। हमने कोई शर्त नहीं रखी कि भैया पहले 20 बच्चे आएंगे तभी हम उनको बैठाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स और मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स तो काफी अलग हैं, क्योंकि इनमें पार्टिकल का साइज छोटा, इनमें अकेले में बड़ा। लेकिन मल्टी मॉलिक्यूलर एसोसिएटिव पार्टिकल साइज के बिहाफ पे बात करें तो सेम है, दोनों में अकेले पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा था, पार्टिकल्स इकट्ठे हुए। बस फर्क ये है कि मल्टी मॉलिक्यूलर में पार्टिकल्स इकट्ठा होना शुरू हो गए धीरे धीरे, लेकिन एसोसिएटिव में पार्टिकल्स इकट्ठा होना शुरू होंगे एक सर्टेन कंसंट्रेशन के बाद। तो दोज कोलॉइड्स व्हिच बिहेव एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसंट्रेशन, मतलब लो कंसंट्रेशन में अगर वो हैं, उनके कंसंट्रेशन अगर कम है तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, पार्टिकल्स उनके घूमते रहेंगे कंटेनर में ट्रू सॉल्यूशन की तरह। लेकिन बट शो colloidal property at higher concentration due to formation of aggregated molecule with colloidal dimension, यानी कि लो कंसंट्रेशन पे वो नॉर्मल ट्रू सॉल्यूशन है, जैसे हाई कंसंट्रेशन पे पहुंचेंगे उस कंसंट्रेशन क्या बोलते हैं बात करेंगे तो वो कोलॉइड फॉर्म कर लेंगे और इनको हम लोग एसोसिएटिव कोलॉइड्स कहते हैं। अच्छा, इनको मिसल्स भी कहा जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मिसल फॉर्मेशन आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी कि सोप इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। हम आगे इमल्शन में भी इसको पढ़ने वाले थे चैप्टर में कि कैसे मिसल बनता है, एक हिस्सा ऑयल से प्यार करता है, एक हिस्सा वाटर से, इस चैप्टर में इमल्शन में आएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि कितना कंसंट्रेशन चाहिए होगा एक एसोसिएटिव कोलॉइड को बनने के लिए, वो सबके लिए अलग अलग है, बट उस कंसंट्रेशन को कुछ कहते हैं। हमने ऊपर पढ़ा अगर कंसंट्रेशन से हम नीचे तो वो ट्रू सॉल्यूशन यानी इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, ऊपर चले जाएंगे तो वो कोलॉइड। अब उस सर्टेन कंसंट्रेशन को कहते क्या है, तो वो कंसंट्रेशन जिसके ऊपर मिसल फॉर्मेशन होती है यानी एसोसिएटिव कोलॉइड बनता है, उस कंसंट्रेशन को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। वो कम से कम कंसंट्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, शॉर्ट में इसे कहा जाता है CMC, शॉर्ट में इसे कहते हैं CMC। तो मिसल्स आर फॉर्म्ड ओनली above a particular concentration called critical missile concentration, इसे critical missile concentration कहा जाता है। इसी concentration के ऊपर मिसल फॉर्मेशन होगा, एसोसिएटिव कोलॉइड बनेगा, नहीं गए तो नहीं होगा। आपने हाथ में थोड़ा साबुन लिया, झाग नहीं बनी, इसका मतलब आपने साबुन कम लिया है, फिर आपने साबुन और लिया तो झाग बन गई, यानी कि एसोसिएटिव कोलॉइड बन गया। सोप इसका एग्जाम्पल है। तो एक सर्टेन कंसंट्रेशन के ऊपर जाना होगा तब जाके एसोसिएशन होगा, और उस कंसंट्रेशन को हम लोग कह रहे हैं क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। अच्छा, अब यही काम एक सर्टेन टेम्परेचर पे भी होता है। अगर आप उस टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाए, मान लो हम ये कह रहे हैं कि सोप फॉर्मेशन है जो नॉर्मल वाटर में, डिस्टिल वाटर में अगर आपको सोप से लेदर बनाना है तो टेम्परेचर चाहिए होगा 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना नहीं चाहिए होता, लेकिन मान लो 40 डिग्री सेल्सियस। अब अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो आप जितना मर्जी कंसंट्रेशन में क्या ले आओ, साबुन या डिस्पर्स्ड फेज, आपका मिसल फॉर्मेशन नहीं होगा, आपका एसोसिएटिव कोलॉइड नहीं बनेगा। तो दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं एसोसिएटिव कोलॉइड बनने की। पहली रिक्वायरमेंट है एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्राफ्ट्स टेम्परेचर। एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए मिसल फॉर्मेशन के लिए एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। उसके ऊपर जाओगे तभी आपका कोलॉइड। इसीलिए सर्दियों में हमारी जो फुली ऑटोमेटिक मशीन्स हैं वो पानी गर्म कर देती हैं, और अगर हमारी मदर नॉर्मल वॉशिंग मशीन से हाथ से कपड़े धोती हैं तो पानी को गर्म खुद से कर लेती हैं, क्योंकि गर्म पानी में कपड़े अच्छे धुलेंगे, क्योंकि गर्म पानी में एसोसिएटिव कोलॉइड जल्दी बनेगा, ढंग से बनेगा। बट अगर टेम्परेचर कम हुआ तो फिर एसोसिएटिव कोलॉइड नहीं बन पाएगा, या आपको हाथ से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ना, तब जाके झाग बनेगी और कपड़े धुलेंगे। मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए एसोसिएटिव कोलॉइड्स बनाने के लिए। अगर आपने नहीं दिया तो एसोसिएटिव कोलॉइड्स नहीं बनेंगे, और उस सर्टेन टेम्परेचर को क्या कहा जा रहा है, क्राफ्ट्स टेम्परेचर। और एक सर्टेन कंसंट्रेशन चाहिए बनाने के लिए, उस कंसंट्रेशन को हम लोग कह रहे हैं क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। अगर उस कंसंट्रेशन तक नहीं पहुंचे तो एसोसिएटिव कोलॉइड्स नहीं बन पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने बात की कि कोलॉइड्स क्या हैं।
कोलॉइड्स की डेफिनेशन क्या है, कोलॉइड्स की परिभाषा क्या है। फिर हमने पढ़ा कोलॉइड्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो कोलॉइड्स हैं उनको कैसे डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट, सॉलिड लिक्विड इसके हिसाब से। और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कोलॉइड्स दो प्रकार के हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, विच इज लायोफोबिक और लायोफिलिक। लायोफोबिक वाले अनस्टेबल, लायोफिलिक। फिर हमने पढ़ा डिस्पर्स्ड मीडियम क्या है, हमारा मीडियम क्या है, डिस्पर्स्ड फेज क्या है पता नहीं, मीडियम क्या है उसके हिसाब से बात की। और फिर हमने मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर और एसोसिएटिव कोलॉइड्स की बात की। अगली क्लास में हम आते ही सबसे पहले लेक्चर में इमल्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे इमल्शन में थोड़ा सा टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे कि कैसे कोलॉइड्स फॉर्म होते हैं। कोलॉइड्स के फॉर्म होने का कारण है प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। फिर हम कोलॉइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और कोलॉइड्स की प्रॉपर्टी के बाद कोलॉइड्स की प्यूरिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। मतलब इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा आगे चलने वाला है, ठीक है जी। तो अगला लेक्चर हो सके थोड़ा सा बड़ा लेना पड़े ताकि इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म कर दें, ठीक है जी। तो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, वो 1 घंटे के ऊपर रहेगा, 1.25 घंटे का रह सकता है, क्योंकि हम उस लेक्चर में इस चैप्टर को, इस टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए, तो लेकिन आपको कोलॉइड्स के बेसिक टाइप्स और उसके कंपोनेंट्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और मिलते हैं सरफेस केमिस्ट्री के अगले लेक्चर में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एग्जाम में काफ़ी कुछ आता है वहाँ से। थैंक यू सो मच।